फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना फाइनेंशियल जर्नी शेयर कीजिए। तो देखिए, मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर पहले एक सरकारी नौकरी में थे, वो एनजीसी में थे, ओके, एंड ही रिटायर्ड इन 2015। तो वही मियाँ बीवी, 2 बच्चे, टिपिकल फैमिली, और स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। अर्ली 1979 में उन्होंने ज्वाइन किया था, तो 1984 में मेरा बर्थ हुआ, फिर मेरे ब्रदर हुए 1988 में। तो इस तरीके से फिर उसके बाद 1991 में हम बॉम्बे आ गए थे, और एक बार वहाँ की बॉम्बे की चकाचौंध देख ली, तो फिर जाने का मन नहीं किया। तो बहुत साल मैं बॉम्बे रहा, 23 ईयर्स के आसपास मैं बॉम्बे में रहा। 2014 में मैं बॉम्बे से शिफ्ट होकर फिर दिल्ली आया। तो मेरी जो इन्वेस्टिंग जर्नी थी, फाइनेंशियल जर्नी थी, वो बहुत पहले चालू हो गई थी, बिकॉज मेरे फादर 1981 से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन्होंने सारे एराज देखे इन्वेस्टमेंट के, कि टोटली नॉन डिजिटाइज, सेमी डिजिटाइज एंड नाउ कंप्लीटली डिजिटाइज इकोनॉमी जो हुई है। तो जब वो इन्वेस्टमेंट्स करते थे, तो उस टाइम से मुझसे काफ़ी क्लरिकल काम कराते थे, जैसे कोई डिविडेंड का चेक आ गया तो जाओ जमा करा के आ जाओ। और तब शेयर्स को खरीदना बेचना इतना आसान नहीं होता था। आप ब्रोकर को फ़ोन करते थे, फिर वो एक डिलीवरी चालान देने जाना पड़ता था, वो हर रोज़ जितने बार आप खरीदोगे बेचोगे वो देने जाना पड़ता था। अच्छा। तो जो लाइफ जितनी ईजी आज दिख रही है, तब थी नहीं। जैसे स्कैम 19 उसमें दिखाया हुआ है कि लोग बोली लगाते थे, लोग बोली लगाते थे, उसके बाद एक आधा शेयर खरीदते थे, तो उसके बाद उसकी सेटलमेंट के लिए जाना पड़ता था, फिजिकली जाना पड़ता था। तो वो मैं जाता था, क्योंकि वो अगले दिन तक जाके देना पड़ता था, पापा को ऑफिस जाना होता था, तो पीछे का क्लरिकल काम सारा मैं कर रहा होता। तो उससे मैं कहूँगा मुझे काफ़ी नॉलेज मिली, एक्सपोजर मिला। 2006 के आसपास जब मैं अराउंड 22 ईयर्स का हुआ, तो 2-3 चीज़ें हुई इन्वेस्टमेंट्स में। पहली चीज़ ये हुई कि मैंने इनकम स्टार्ट करी थी। इनकम एक्चुअली मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर ली थी, बिकॉज आई वॉज अ टीचर। तो मैं पहले म्यूजिक सिखाता था, पहले म्यूजिक का शौक था, म्यूजिक सीखता भी था, सिखाता भी था। तो तब से मैं पैसे कमा रहा हूँ, 1997 से मैं पैसे कमा रहा था। और दूसरा था कि जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और एमबीए करने वाला था, तो उस बीच में मेरे को थोड़ा टाइम मिला था, तो आईएमएस में मैं टीचर लग गया था। हमेशा से मेरा मन था टीचर बनने का, मेरे को बहुत शौक था टीचर बनने का। तो मैं वहाँ पे क्वांटिटेटिव और डेटा इंटरप्रिटेशन सिखाता था, जिसके माध्यम से मैं 300 रुपए घंटा कमाता था। तो उस टाइम बहुत बड़ा अमाउंट था, बिकॉज जब टीसीएस की नौकरी लगती थी 18,000 रुपए महीने की। अच्छा। तो 300 इंटू 60 आवर्स इज 18,000। मतलब मेरे दोस्त लोग 200 घंटे काम करते थे, मैं 60 घंटे काम करता था, और मैं उतना ही पैसा कमा लेता था। और मेरे पास एक फ्रीडम होती थी कि भाई मेरे को करना है नहीं करना है, मेरी मर्जी है, मतलब कितने घंटे काम करना है। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत सक्षम रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन 2 महीनों के अंदर मैंने करीबन 1.5 लाख रुपए कमाए। उस टाइम पे 2 महीने के अंदर मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए, क्योंकि एक तो वो सीजन था, और एक मेरे को बहुत बैचेस ऑफर हो रहे थे। तो आईएमएस तब बहुत, आईएमएस करके अकेडमी थी, तो वहाँ बहुत फेमस थी। तो मैं कभी कभी तो ऐसे होता था कि 14-14 घंटे दिन में लेक्चर लेता था। सुबह 7 बजे चालू करता था, रात के 9 बजे तक लेता रहता था, कंटिन्यूस, बैच पे 2-2 घंटे के बाद लेता ही रहता था। तो मैं दिन में एंड में थका होता था, पर तब देखता था यार 4,200 रुपए बन गए। तो हम यही चाह रहे थे कि बस कैसे आवाज आए उसमें फोन पे, और हाँ क्रेडिटेड। बिल्कुल। और तब है ना, मैंने एक चीज और की थी मैंने, एंड देखिए ये मैं ना बातें बता रहा हूँ, आई थिंक यंगस्टर्स को इनमें से कुछ चीजें लेनी चाहिए। मैं 21 का था जब मेरे को थोड़ा सा शौक था कि भाई मेरे को एमबीए में एडमिशन लेना है। तो तब एक पोर्टल था, आज भी है, पर आज शायद उतना फेमस नहीं, तब तो बहुत फेमस था। उसका नाम है pagalguy.com। pagalguy.com, हाँ, बहुत फेमस पोर्टल है वो। और उस पे ना क्या था कि सारे पुराने स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, फोरम होता था। तो मेरे को बड़ा पसंद आया। तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड पढ़ाई करता था इंजीनियरिंग में, मैं इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वो वेबसाइट्स डेवलप करता था। अच्छा। तो मैंने 2006 में पहली बार वेबसाइट डेवलप करवाई थी, और मेरी वेबसाइट का नाम था coremaniacs.com। मतलब एकदम मैंने पागलगाय को कॉपी कर लिया था, ब्लेटेंटली कॉपी कर लिया था, पूरा बेशर्मी से कॉपी किया था। मतलब क्यों दिमाग लगाना, किसी ने अच्छा किया हुआ है। आजकल मोस्ट ऑफ द कंटेंट भी ऐसे चलता है। हाँ, लोग कंटेंट को देखिए, क्या है कि दुनिया बहुत बड़ी है, देश बहुत बड़ा है। तो इसलिए ना ऐसा नहीं है कि आप बिना कॉपी किए भी मतलब आपको हर टाइम कुछ नया बनाना है। इसमें जैक वेल्च की बात हमेशा मुझे आती थी, जो जीई के सबसे लंबे समय तक चेयरमैन थे। उन्होंने कहा था कॉपी बट कस्टमाइज। अब बोलते कॉपी करने में कोई गलत बात नहीं है। आज अगर आप एक एंटरप्राइज बना रहे हो, और अगर आप रिलायंस से कुछ चीजें कॉपी करते हो, या उनके सिस्टम से कुछ चीजें कॉपी करते हो, गलत बात नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हो, पर उनसे कॉपी करना, उन्होंने तो सारी मेहनत करी ना बाबा, उन्होंने सारी कर लिया, सारी रिसर्च कर ली, बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को पैसा दे दिया, और आज वो जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उनको रिजल्ट आते हैं। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई coremaniacs.com, और coremaniacs.com में मुझे एडसेंस का रेवेन्यू आता था $100 से $125 पर मंथ। तो वो भी 4-5 हजार रुपए मुझे आते रहते थे। वो भी उस टाइम पे काफी, वो भी ठीक ठाक नंबर था। देखो मैं तो स्टूडेंट था, तो कोई भी नंबर ही अच्छा नंबर था। अच्छा, मेरे पेरेंट्स बड़े खुश होते थे, बोले यार ठीक है यार, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा भी पैसा आ जाए ना, तो हमें मजा सा आया था कि यार ये, और आपको कॉन्फिडेंस आता है, अरे भाई यार ये तो कर सकते थे, अरे भाई ये तो अचीवेबल था यार। मतलब जो चीजें आपको लगता है ना बहुत बड़ा बैरियर होता है, तो वो बैरियर एक्शन से टूट जाता है, और कई बार रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होगा, कई बार रिजल्ट आपके फेवर में होगा। मुझे याद है जब हमने कोरमेनियाक स्टार्ट की थी, तो पहले महीने मुझे 4,000 रुपए देने थे वेबसाइट बनाने के लिए मेरे दोस्त को।
4,000 रुपये 5,000 रुपये कुछ देने थे मुझे वेबसाइट बनाने के लिए, तो वो मैंने उसको दिए, मेरे पेरेंट्स से लेके दिए, मेरे पास नहीं थे पैसे। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने पेरेंट्स को यहाँ IMS की कमाई से वापस किया। पहले 2 महीने मेरे को एडसेंस से कोई रेवेन्यू नहीं आया, फिर एडसेंस से रेवेन्यू आने लग गया, कंटिन्यूसली रेवेन्यू आने लग गया। मैं दोस्तों को बोलता था यार एक काम करना, तू अपने IP से क्लिक करना ऐड को, ताकि मेरे को रेवेन्यू अभी हम लोग करते हैं सब्सक्राइब करवा दो। तो ये सब हमने भी किया है, और ये देखो मांगना कोई गलत बात नहीं है। तो जब मैंने फोरम भी ओपन किया तो उस फोरम में भी मैं बहुत सारे टीचर्स को पकड़ के लेके आता था, प्लीज प्लीज मेरे लिए रात को एक 5-10 मिनट कुछ बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर कर लो। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। एंड फिर मेरे को MBA में एडमिशन मिला। जैसे MBA में एडमिशन मिला, मैं IMS के पास गया, मैंने बोला कि सर अब तो पॉसिबल नहीं है। तो बोले कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप मत पढ़ाओ क्योंकि आप हमारे टॉप टीचर हो। तो उन्होंने बोला अच्छा आपका कॉलेज है माटुंगा में, हम आपको सायन ब्रांच जो माटुंगा से बहुत पास है, अच्छा, वहां पे आपको महीने का 60 आवर्स का कमिटमेंट है, आपको देना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, बट मैंने बोला एग्जाम मंथ्स पे मैं नहीं करूंगा। तो एग्जाम मंथ्स छोड़ के बाकी हर महीने में 60 इंटू 300 18,000 रुपीज पर मंथ मैं कमा लेता था। तो उसके बाद मैंने पूरी कॉलेज की फीस करीबन 3-3.5 लाख रुपए मैंने अपनी खुद से भरी, बाइक खरीदी, लैपटॉप खरीदा, फिर मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में गया, वहां पे 1.5-2 लाख रुपए लगे। तो ये मोटा मोटी सारे खर्चे मैंने ही निकाल लिया, जो नहीं निकाल पाया वो उधार ले लिया, सेकंड ईयर की फीस उधार ले ली। मेरे को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया था कि हाँ, क्योंकि आप जो भी कर रहे थे बोझ नहीं बनना है, किसी पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनना, ये मेरे माइंडसेट में हमेशा से था। और जब बोझ नहीं रहते हो तो आई थिंक वो भी कम होता है, आपके ऊपर प्रेशर भी कम होता है। मेरे को लगता है कि मतलब आप कर सकते हो, फिर आप थोड़ा लिबर्टी ले सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें ना ब्रेन को रिवायर कर देती हैं। आप जो एस्पायर करते हो ना वो आप बन जाते हो। आप जो चीज को मानते हो कि मैं ये कर सकता हूं वो हो जाती है। मुझे याद है आज भी कि जैसे हमने MBA ज्वाइन की तो कुछ एक महीने बाद एक लेक्चर हुआ जहां हमारे डीन आए, और वो डीन आए और उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अपने वॉलेट, अपनी घड़ी, अपना फोन सब यहाँ जमा कर दो, और निकलो यहाँ से, और अगले 5 या 6 घंटे के अंदर कुछ कमा के लाओ, मतलब 0 के साथ वापस नहीं आ सकते। अच्छा। तो कुछ बच्चे गए वहाँ आसपास रेस्टोरेंट्स में वेटर बन गए, ठीक है। कुछ बच्चे मतलब ज्यादातर लोग जो है वहाँ पे आसपास रेस्टोरेंट्स में जाके मैं कुछ कर दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा, वो एक सर्विस। मैं वहाँ पे मैं सीधा IMS चला गया। अच्छा। तो IMS में मैं टीचर था। तो मैं यार 6 घंटे मिले तुम्हारे यहाँ 4 घंटे पढ़ा देता हूँ, और जाके इस कॉलेज में बता दिया मेरे को 1200 रुपए की कमाई हुई है, क्योंकि मेरे लिए तो वहाँ लेक्चर्स हमेशा ओपन रहते थे कि यार तुम आए हो चलो लेक्चर ले लो, कुछ चक्कर ले लो। तो मैंने ये पावर उस दिन समझी, मैंने बोला वाह यार। और उस दिन बच्चे ना कोई 0 कमा के आ रहा है, कोई 100 कमा के आ रहा है, कोई 50 रुपए कमा के आ रहा है, कि रेस्टोरेंट में कौन कितना ही दे देगा, सही बात है। तो मुझे बड़ा ये अच्छा लगा ये बात कि यार आई थिंक इस पैरामीटर पे तो अपन ठीक ठाक सक्षम बन गए। तो ये जर्नी चलती रही। फिर मैंने अपनी उसके बाद जॉब ज्वाइन किया रहेजा यूनिवर्सल में। जैसे जॉब ज्वाइन किया तो मेरा जिस कॉलेज से पास आउट हुआ उन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ टीचर बन जाओ। तो टीचिंग मेरी, जहाँ मैंने MBA कंप्लीट करी थी वेलिंगटर्स में, तो वेलिंगटर्स में मैं टीचर बन गया। तो इस तरीके से मेरा करियर चलता रहा। फिर मैंने जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरा स्टार्टिंग सैलरी करीबन 7 लाख पर एनम का था। तो वहां से स्टार्ट किया और जंप्स अच्छे लगे मेरे करियर में। मैंने बहुत जल्दी कुछ जॉब चेंज की, 1.5 साल 2 साल 1.5 साल 2 साल। अच्छा, 1.5 साल। हाँ, मैं स्टिंट में जॉब चेंज करता रहता था, बिकॉज मेरे को किसी ने बहुत पहले कह दिया था कि थोड़ा अगर आप जंप करोगे तो आपको अच्छा करियर का वो फाइनेंशियली भी और लर्निंग वाइज भी है। देखिए एंड ऑफ द डे मैं ऐसा नहीं करता था कि मैंने जहां से छोड़ा है वहां नोटिस पीरियड पूरा करता था। जहां छोड़ा पहले उनको बता देता था कि मेरे को इस जगह नौकरी मिल रही है और इतने रुपए की मिल रही है। अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, आपका राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। इतना नहीं दे सकते, 10% कम भी दे दोगे तो चल जाएगा। बट अगर आप बोलो बिल्कुल ही मैच नहीं कर सकता, तो मेरे पास तो टाइम बेचने के अलावा कोई उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था। समथिंग कि आपको ये फाइंड करना होता है कि मेरा टाइम कैसा वर्थ इट है, आपका स्वेट एंड टाइम कितना वर्थ इट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास तो वही चीज है ना बेचने को। मैं तो आई एम अ टाइम ट्रेडर। टिल द टाइम मैं समय बेच के तनख्वाह कमा रहा हूं, तो आई एम अ टाइम ट्रेडर। तो टाइम ट्रेडर हूं तो मेरे को उस हिसाब से अपना टाइम की वैल्यू ज्यादा बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन है, और कोई तरीका है नहीं मेरे पास। तो ये चलता रहा। फिर उसके बाद करियर में ग्रोथ होती रही। बाय द एज ऑफ 28-29 आई बिकेम चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। तो मेरी तनख्वाह काफी बढ़ गई थी। बाय 29 आई वाज एट 40 लाख पर एनम। तो अच्छा, जैसे ये हुआ तो मेरे को स्पेंडिंग की आदत ही नहीं थी कि भाई उल खर्चे करने की आदत बचपन से ही नहीं थी। वो उस टाइम जब आप जॉब कर रहे थे? हाँ, जब मेरे पास 40 लाख की भी तनख्वाह होती थी, 3.5 लाख रुपए महीने की भी, तो मेरे खर्चे बड़े लिमिटेड होते थे। मतलब करीबन लाख रुपए महीना हो गया, 70, जिसमें रेंट सब आ गया, बच्चे का आ गया, सबका घर का खर्चा सारा आ गया, 100% आ गया। तो मैं सोचता था बचा हुआ पैसा तो मैं SIP करता रहता था, बहुत जबरदस्त तरीके से उसको SIP करता रहता था। तो मैं मतलब आई थिंक अगर मैं अपनी लाइफ की ग्रोथ को 3 इंजन में बांटूं कि 3 इंजन मेरे क्या रहे, तो आई थिंक फर्स्ट इंजन मेरा रहा है कि मैं हमेशा डुअल इनकम पे डिपेंड करता हूँ। हर समय मेरी डुअल इनकम चलती थी। हर समय अगर मैं थोड़ा बड़ा हो गया करियर में तो मैं कॉलेजेस में पढ़ाता था, जहां मैं 800 रुपए घंटे, 1000 रुपए घंटे पे जाता था, और वीकेंड्स में जाके 7-7, 8-8 हजार रुपए कमा लेता था। तो वहां से मेरी डबल इनकम करी। तो डबल इनकम मेरा पहला था, फ्रुगैलिटी मेरा सेकंड वो था, धरोहर कहूंगा या इंजन कहूंगा, जो भी कहूंगा, और थर्ड था कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम।
मैं लॉन्ग टाइम प्लेयर हूं, मतलब मैं एक्चुअली मेरे टीचर वॉरेन बुफे हैं, ओके। तो मैं सिर्फ उनकी सुनता हूं, मेरे किसी और की सुनता ही नहीं हूं। मेरे लिए वो जो करेंगे वो मेरे को करना वो है। तो शेयर मार्केट के भगवान हो गए। भगवान ही है। और अब वो मेरे द्रोणाचार्य हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे को देखा नहीं है कभी एज अ स्टूडेंट, पर मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूं। मैं उनकी कोई भी बात आती है मैं उसको मान लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है वो जो बोलते हैं वो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मस्टली लॉन्ग टर्म विजन ही रहा Yes. उनका भी इन्वेस्टमेंट का। तो ऐसा होता है कि जब आप कुछ सोच रहे हो तो एक तो है कि बस मेरे पास आ जाए, बस तुरंत तुरंत आ जाए, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हो तो आई थिंक एक माइंडसेट जो आपने बोला रिवायरिंग Yes. का भी कॉन्सेप्ट वो Yes. भी बन के आता है। Yes. और देखिए वेल्थ कितना भी आज के लोग कुछ बता दे कि मैं ओवरनाइट सक्सेसफुल रहा हूं, कि जितने ट्रेडर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे, सारे मेरे दोस्त हैं। अच्छा। जितने आप मिलियन प्लस वाले चैनल्स हैं, 500K प्लस वाले चैनल्स हैं, सारे मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मेरा खुद भी वो फैटर्निटी है। मैं खुद ही अराउंड 430-440K पे हूँ इंस्टाग्राम पे, तो बात होती रहती है हम लोगों की। एंड मैंने ये नोटिस किया है कि सबकी जर्नी, जो आज अगर कोई पैसा कमा भी रहा है ना, तो उसने पहले 2-3 साल कंटिन्यूअस लॉस लिया है, और वो लॉस लेके सीखा है। ऐसा नहीं लॉस लेके पिच छोड़ के चला गया, लॉस लिया, उससे सीखा, उसको इंप्लीमेंट आज कर रहा है, तो कुछ पैसे बना पा रहा है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं स्टॉक मार्केट में आके पहले दिन बटन दबाऊंगा और वो बटन दबाऊंगा वो ऊपर चला जाएगा, फिर जिस सेल का बटन दबाऊंगा तो वो नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये स्टॉक मार्केट आपकी नहीं सुनने वाली। एक आधी बार आपको क्या है, वो एक ल्योर करने के लिए, जैसे होता है ना, ल्योर करने के लिए अंदर ले आएगी वो आपको, विनर्स लक दे देगी, आपको लगेगा पुनिश भगवान है, बिगिनर्स लक। उसके बाद जो आपकी वो सुताई करेगी अंदर जाके। इसीलिए मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि किसी भी चीज को इफ यू वांट टू नो हाउ, तो पहले ये पता होना चाहिए व्हाट। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, जैसे आपने बताया कि मैं SIP में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो लेमन के कारण मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं होता है बेसिकली। लाइक पहला है इसमें कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बताएंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, ओके, कि आप कहीं चीज, और इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है। मैं अपने आपको रीवर्ड कर लेता हूं। ओके, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, और गोल्स आर ऑलवेज टाइम बाउंड। जैसे लोग कहते हैं कि अपने गोल्स को स्मार्ट रखो। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एट्रीब्यूटेबल, टाइम ओरिएंटेड, ऐसे कुछ उसका फुल फॉर्म है। बेसिकली उसमें यह है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, और टाइम लिमिट के साथ होना चाहिए। ओके, तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी गोल के लिए। एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, और एक समय के साथ होना चाहिए। मैं CEO बनना चाहता हूं, ये गोल है, ठीक है। मैं CEO बन के 1 करोड़ की तनख्वाह लाना चाहता हूं, ये मेजरेबल है। मैं 10 साल के अंदर CEO बन के 1 करोड़ की तनख्वाह लाना चाहता हूं, ये टाइम बेस्ड है। तो गोल में आपको ये तीनों चीजें डालनी पड़ती हैं, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बेस्ड होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट में हो गया। और ये इन्वेस्टमेंट में आपको 5 साल बाद गाड़ी खरीदनी है और 10 लाख की खरीदनी है, तो 5 साल इज टाइम ओरिएंटेड। गोल इज टू बाय अ कार एंड वर्थ 10 लाख रुपीज। तो स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल हो गया, टाइम बेस्ड हो गया। तो इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो गोल बेस्ड होती हैं। ओके, ट्रेडिंग जो होती है वो विदाउट एनी गोल होती है। तो क्या गोल होता है उसमें? पैसे कमाने? बस उसमें तो देखिए, जब आप लालच सिर्फ पैसे कमाने का करोगे, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। ये बात बड़े एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूं। ये जो बात बोलते हैं ना, सब पैसे वाले हैं। अच्छा, जो जिनके पास पैसा है वही वो ये बात बोलते हैं, पर लोगों को लगता है यार इसके पास पैसा इसलिए ये बोल रहा है। वॉरेन बुफे ट्रेडिंग नहीं प्रमोट करता। वॉरेन बुफे कहता है भाई वेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म में बनती है। तो लोग बोलते हैं यार तू क्यों बोल रहा है, तू तो बहुत पैसे वाला है। अरे भाई, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने इसी चीज से पैसा बनाया है। हाँ, ये भी। अगर आज बोले नहीं संजय सर आपके पास तो बहुत पैसे, आप तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप तो जिंदगी भर बिना कमाए भी निकाल सकते हो, इसलिए आप बोल रहे हो। अबे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल के करा इसलिए मैं यहां हूं। भाई मेरी अगर आप जीवनी सुन रहे हो, अगर आप चाहते हो मुझसे कोई लर्निंग लेना, तो मैंने जो किया है मैं वही बता रहा हूं। मैं ऐसा नहीं बता रहा कि मैं तो ट्रेडिंग करता था और आपको इन्वेस्टिंग करने बोला। मेरा पूरा पोर्टफोलियो SIP से भरा हुआ है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, गोल बेस्ड। ट्रेडिंग में कोई गोल नहीं होता। ट्रेडिंग में गोल होता है कि मैं पैसे कमा लूं, पैसे कमा लूं, पैसे कमा लूं। फिर आप डेस्परेशन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, और इसलिए ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा नहीं कमा पाते। एक्टिव ट्रेडिंग में 94% लोग पैसा नहीं कमा पाते। ये मैंने से भी बोला। और इतने लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। मतलब मैं अगर देखूं कि अगर मैं किसी पूछूंगा तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोग उस, देखो मैं आपको बताता हूं, 2019 में 7 लाख ट्रेडर थे, 7 लाख ट्रेडर्स जो लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, आज वो नंबर 89 लाख है। तो जब इतना लॉस भी हो रहा है इसके बाद भी उसके बावजूद हाल है बिकॉज हमारे यहां सारे जुआरी हैं। हमारे यहां इनहेरेंटली सारे जुआरी हैं। सबको जुआ खेलना है, किसी को पैसा नहीं बनाना है, उनको सिर्फ दिखाना है कि मैं पैसा बनाना चाहता हूं, और उसके बाद मोहताजी करनी है। देखो यार इन्होंने, मैं तो STT ले लेते हैं, GST ले लेते हैं, TTT ले लेते हैं, PPT ले, अरे वो ले रहे हैं तो तुम मत करो ट्रेडिंग, तुम इन्वेस्टिंग करो। कूल सा बन गया ट्रेडिंग में, मतलब ऐसा मैंने देखा, थोड़ा कूल सा नहीं हो गया ये? कूल, देखो वही है कि अगर आपको कूल बनने के जो भी काम है, सिगरेट पीना, दारू पीना, ट्रेडिंग करना, वो आपको पैसे से रॉब करेगा। दोज आर गोइंग टू रॉब यू फ्रॉम योर मनी। आपको मैं एक सिंपल मैथ देता हूं। अगर 100 रुपए का शेयर 50 रुपए हुआ, ठीक है, तो कितने परसेंट गिरा? 50%। अगर इसी 50 रुपए को 100 रुपए होना है तो कितना परसेंट बढ़ना पड़ेगा? ज्यादा होगा। कितना? 100% हो जाएगा। अब आप समझे पैसा खोना कितना आसान है और बनाना कितना मुश्किल। इसीलिए आई थिंक हाँ, जैसे आपने अभी इन्वेस्टमेंट में SIP का बात किया, तो इसमें SIP और म्यूचुअल फंड्स
इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों हाँ। को बहुत ज्यादा, तो क्या है, कैसे एसआईपी कैसे शुरू करें, माध्यम क्या है, करें? म्यूचुअल फंड्स इंस्ट्रूमेंट है। सो फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड क्या करता है, आज मेरे पास 2000 रुपए हैं, ठीक है, मुझे मन कर रहा है कि यार मैं रिलायंस का भी शेयर ले लूं, टीसीएस का भी शेयर ले लूं, इन्फोसिस का भी शेयर ले लूं, एचडीएफसी बैंक का भी शेयर ले ठीक लूं। है। अब रिलायंस का शेयर है 3000 का, टीसीएस का शेयर है 4000 का, इन्फोसिस का शेयर है 1700-1800 का। आप ये सब जोड़ोगे 10,000 रुपए का बिल बन 10,000 रुपये जाएगा। हो गया, हाँ। लेकिन मैं उतना डाल नहीं सकता, आपके पास है ही नहीं पैसा। है नहीं पैसा। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो ठीक है जी मैं 2000 रुपए डालता हूं, पर म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आप जैसे बहुत सारे लोगों से पैसा ले लेगा। अच्छा, ठीक है, तो आपको बोलेगा भाई 2000 तेरे पास है, 5000 उसके पास है, 10,000 इसके पास है, ऐसे जमा कर लेगा पैसा, और वो जमा करके स्टॉक्स खरीद लेगा। तो आप उसी 2000 में अब आप टीसीएस भी ओन करते हो, रिलायंस भी ओन करते हो, पर टुकड़ों में ओन करते हो, फ्रैक्शंस में ओन करते हो, पर नो प्रॉब्लम, उनकी जो परफॉर्मेंस में अपसाइड आएगा वो आपको भी मिलेगा। तो ऐसा ही अब क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड में या तो एक ही बार पैसा डाल सकते हो। अब म्यूचुअल फंड एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो जी, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा, या तो मेरे पास एक ही बार 1 लाख रुपए आया तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो या मैं एक आदत बना लेता हूं, क्योंकि मेरी तनख्वाह मंथली आ रही है। देखो आप ईएमआई क्यों बांधते हो, क्योंकि मंथली मेरे पास, क्योंकि तनख्वाह आपकी मंथली आती है। इसी तरह पैसा भी बांधो क्योंकि तनख्वाह आपकी मंथली आती है। अच्छा, तो लमसम मत करो, तनख्वाह जैसे जैसे आ रही है तब तक आप उस पर निवेश करते रहो। उससे दूसरा फायदा क्या होता है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे गई, मार्केट बहुत नीचे गई, मार्केट बहुत ऊपर गई, उससे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। आप अपनी परचेज चालू रखो। म्यूचुअल फंड सही है वाला, इसलिए म्यूचुअल फंड सही है।